Good morning all of you. Welcome to Perfection IS YouTube channel. So today we are going to see 3rd of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. तो ये जो करंट अफेयर्स है मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर से उठाए हैं और इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी कवर किए हैं जिसको मैंने स्टैटिक से लिंक करके पढ़ाया है और मैं आपको आज ये भी दिखाऊंगा कि कैसे इस करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ताकि आप न्यूज़पेपर का महत्व समझ पाए, इस क्लास का महत्व समझ पाए। तो हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और ये सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर कर लेंगे। तो उससे पहले एक बार हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं। इसमें पहले स्कीम के बारे में मैंने बात करी है, फिर कुछ बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, फिर नंद नेशनल न्यूज़ है, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है और फिर अपॉइंटमेंट है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है स्कीम से रिलेटेड। तो स्कीम कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न की बात करी गई यहाँ पे, अन्न की बात। तो अन्न मतलब अनाज, मतलब खाने पीने से रिलेटेड ये कुछ स्कीम है। तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2020 में। और ये किसका पार्ट है? ये है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना। ये देख लो यहाँ पे, ये गरीब कल्याण योजना है, ये गरीब कल्याण अन्न योजना है। मतलब इस स्कीम में दो चीजों के बारे में बात करी गई थी। एक तो फूड के बारे में बात की, एक ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं या जिनको भी बेनिफिट हमें पहुंचाना है, अब सीधा हम लोग उन्हें बैंक के खाते के थ्रू ही उनको पहुंचा देंगे। सीधा मतलब सीधा उनके बैंक में पैसे डाल दिए जाएंगे, ना कि किसी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से होते हुए पैसे गुजरेंगे ताकि उसमें करप्शन ना हो। तो एक तो डीबीटी की बात करी और एक फूड के बारे में बात की। तो फूड को पूरा करने के लिए एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ये हुआ प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। अब ये लॉन्च हुआ 2020 में और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना हुआ था 2016 में। तो पहले आपको ये समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना का पार्ट है, 2020 में लॉन्च हुआ। और इसमें कहा गया कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको हम 5 kg ऑफ व्हीट या राइस, कुछ भी इनमें से, और 1 kg ऑफ पल्सेस देंगे, हर एक महीने देंगे और हर एक पर्सन को देंगे। मतलब पर पर्सन पर मंथ दिए जाएंगे इसे 5 kg ऑफ व्हीट या राइस एंड 1 kg ऑफ पल्सेस। ठीक है। और ये किस किस को दिया जाएगा? इसके लिए एलिजिबल होंगे जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, वो सब लोग एलिजिबल होंगे। और इस पे एनएफएससी एक्ट के बारे में बात करी गई कि एनएफएससी एक्ट के अंदर जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स जो भी एलिजिबल है उन सबको फूड दिया जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं एनएफएससी एक्ट है क्या। तो ये पास कब हुआ? ये पास हुआ 2013 में। कब हुआ? 2013 में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि एनएफएससी एक्ट कब पास हुआ था? तो 2013 में पास हुआ था। सेकेंड चीज, इसमें 75% ऑफ रूरल इंडिया एंड 50% ऑफ अर्बन इंडिया को कवर करने की बात करी गई है। उनको इसमें यह कहा गया है कि इन सबको लीगल गारंटी दी जाती है कि इनको फूड हम लोग मुहैया कराएंगे फ्री में या बहुत ही कम दाम पे। ठीक है। तो एनएफएससी एक्ट के थ्रू हमें एक लीगल गारंटी मिल जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो अब ध्यान रखेंगे कि लीगल गारंटी एनएफएससी एक्ट के थ्रू मिलती है। और ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को भी फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। मतलब पहले क्या देखा गया था, ये भी वन नेशन वन रेशन कार्ड अभी कुछ 1-2 साल पहले ही ये लॉन्च हुई है। क्योंकि पहले क्या देखा गया था कि जो भी अलग अलग स्टेट के लोग हैं वो माइग्रेट करके, बहुत लोग दूसरे स्टेट में काम करने के लिए चल जाते हैं, तो उनका राशन तो जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वहां पे बना रहता है। तो वो जो अन्न योजना से रिलेटेड और जो बहुत सारी स्कीम्स होती है, पीडीएस शॉप जो होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब इन सारे शॉप से वो अपना राशन नहीं ले पाते थे। तो इस स्कीम से क्या हो गया? इस स्कीम से यह हुआ कि अगर वो दूसरे स्टेट में भी जाएंगे तो वहां पे भी अपने हिस्से का राशन ले पाएंगे। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत और एनएफएसए को फॉलो करते हुए 5 kg ऑफ व्हीट एंड 5 kg ऑफ राइस मुहैया कराते हैं एंड 1 kg ऑफ पल्सेस मुहैया कराते हैं। ठीक है। व्हीट या राइस में से कुछ भी। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक बार आप इसको पूरा पढ़ लो, सेम चीज जो मैंने बताई वही है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम साथ के साथ। जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेंगे ताकि वो आपका जो वो है, मतलब टॉपिक है, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना इज करेक्ट। ठीक है। पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि करेक्ट है कि नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो करेक्ट लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। तो ये है, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। मैंने बताया कि 2020 में पास हुआ था, 2020 में कोरोना के टाइम पे पास हुआ था, तो ये तो सही होगा। सेकंड देखते हैं, अंडर पीएमजीकेएवाई बेनिफिशियरी
रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। तो ये भी सही है, मैंने फूड ग्रेन की बात की थी 5 kg मिलेगी, ये तो पर पर्सन पर मंथ भी बात की थी, तो ये भी सही है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, द स्कीम कवर्स ऑल द बेनिफिशियरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये भी मैंने बताया कि जो भी राशन कार्ड होल्डर्स है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वो सारों को कवर करता है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये भी सही है। तो अब देख लेते हैं 1 2 3 किस में है, तो 1 2 3 सी में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में तो कर लोगे, मतलब यहां से आपका एक क्वेश्चन एक तरीके से पक्का हो चुका है, इसको पक्का मान के चलो। और जो भी मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है, चाहे वो पुरानी भी क्यों ना हो, आप उसे देखते रहेंगे ताकि वो सारी चीज आपको रिवाइज रहेंगी और स्टैटिक भी इससे पोर्शन आपका रिवाइज हो जाएगा, तो आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज है, बिहार से रिलेटेड न्यूज है, नंद किशोर यादव, ये कौन है? ये है अभी बिहार विधानसभा के, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर मतलब अध्यक्ष है, और इन्होंने यह फैसला लिया है कि अपना नेत्रदान करेंगे, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वहां पे नेत्रदान को सबसे बड़ा मतलब अंगदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो इसी क्रम में इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए यह फैसला लिया है कि ये अपना नेत्रदान कर देंगे, मतलब मरणोपरांत इनकी जो आंखें हैं ये अपनी दान कर लेंगे। तो नंद किशोर यादव आप ध्यान रखेंगे, इनके बारे में पर्सन एंड न्यूज के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि नंद किशोर यादव से रिलेटेड क्या न्यूज है, आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे। ये उनकी फोटो ये रही यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड बिहार से रिलेटेड है, यहाँ पे बिहार पावर ग्रिड, मतलब यहाँ पे एक बिहार में एक पावर ग्रिड स्थापित करने की बात करी जा रही है, और ये कहाँ पे होगी? ये होगी सबौर, जगह का नाम क्या है? सबौर। कहाँ पे है ये? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? सबौर में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पावर ग्रिड लगाने की बात करी जा रही है, तो ये ध्यान रखोगे। इसके लिए 8 एकड़ ऑफ लैंड को भी लिया जाएगा, वहां के डीएम को लिख भी दिया गया है, मतलब देने के लिए। अगर वो डीएम नहीं भी दे पाते हैं तो जितने भी रैयत होता है उनसे ये मिला जुला कर ले ली जाएंगी। तो मतलब इसे आप पक्का समझो, भागलपुर में एक पावर ग्रिड आने वाला है। कहाँ पे? सबौर में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, बस इसको याद कर लो, रट लो इसको और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज, भागलपुर के बारे में मैंने बात करी, तो एक बार हम मैप भी देख लो। भागलपुर कहाँ है? भागलपुर ये रहा। भागलपुर से रिलेटेड मैंने आपको परसों के करंट अफेयर्स में आप जाओगे तो एक चीज बताई थी कि यहाँ पे एक सुल्तानगंज करके जगह है, और यहीं से कावड़िया जो होते हैं वो वाटर मतलब गंगा का शुद्ध पानी लेते हैं, और वो जाके देवघर में बाबा बैद्यनाथ के टेम्पल में उस जल से जलाभिषेक करते हैं। तो उस मेला को श्रवणी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवणी मेला, और वो भागलपुर के सुल्तानगंज से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रहेगा। और भागलपुर के बारे में एक और फैक्ट याद हो गया कि यहाँ पे पावर ग्रिड आने वाला है, और एक और फैक्ट याद हो गया कि ये किससे बॉर्डर लगाता है, ये आप अपने मैप में चेक करोगे कि इसका बॉर्डर किस स्टेट से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नेशनल न्यूज है। नेशनल न्यूज किस चीज से रिलेटेड है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो एक बार न्यूज देख लेते हैं। न्यूज है, स्टेट्स कैन डायरेक्टली बाय राइस फ्रॉम एफसीआई सेज फूड मिनिस्टर। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अब डायरेक्टली जो राइस है स्टेट जो है वो एफसीआई से ले सकते हैं। ठीक है, तो एफसीआई के बारे में देख लेते हैं। एफसीआई है क्या? तो एफसीआई है, एफसीआई को स्टैब्लिश करा गया 1965 में। कौन से एक्ट के थ्रू? फूड कॉर्पोरेशन एक्ट। क्या? फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। 1965 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब जैसा कि इसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब इसका कुछ फूड से लेना देना है, तो इसका काम क्या है एग्जैक्टली? इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि जो भी एमएसपी के थ्रू जो भी क्रॉप्स प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका प्रोक्योरमेंट का काम किसका होता है? एफसीआई का। पहला काम तो इसका ये रहा। दूसरा काम इसका है कि प्रोक्योर करने के बाद इसे कहीं पे स्टोर भी करना होगा, तो उसके लिए जो वेयर हाउस और गोडाउन है, तो स्टोरेज का काम भी एफसीआई करता है, क्योंकि इसके पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है जहां पे वो स्टोर करता है। ठीक है, थर्ड काम एक और चीज है, अब प्रोक्योर कर लिया, स्टोर कर लिया, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है? पीडीएस शॉप के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे इंडिया में। मतलब इसके 3 बेसिकली काम है, ये काम ये करता है। ठीक है, तो एक चीज एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एफसीआई प्रोक्योर्स फूड फ्रॉम फार्मर स्टोर्स देम देन डिस्ट्रीब्यूट देम वाया स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पीडीएस शॉप। ठीक है, पीडीएस शॉप के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 के अकॉर्डिंग ये सब काम करता है। मतलब ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एनएफएसए कब पास हुआ था? वो 2013 में पास हुआ था। और वो क्या मैंडेट करता है? वो एक लीगल गारंटी देता है कि 75% ऑफ रूरल इंडिया और 50% ऑफ अर्बन इंडिया को ये कवर करेंगे। मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये फ्री में राशन देंगे या बहुत ही कम दाम पे राशन देंगे, और ये इस चीज़ की लीगल गारंटी देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, एफसीआई से रिलेटेड मेन न्यूज़ देख लेते हैं। एफसीआई से रिलेटेड एक चीज़ देख लेते हैं कि एफसीआई का क्या क्या काम है। एक तो काम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, मतलब लोगों तक अनाज को पहुँचाना। सेकेंड काम है
कि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गई। फॉर एग्जांपल कि अगर वीट, राइस या कोई अदर क्रॉप है, ठीक है, जो स्टोर कर रही है एफसीआई, और उसका एकदम से मार्केट में दाम बढ़ने लग गया, तो कल की करंट अफेयर्स क्लास में मैंने क्या बताया था कि अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई ना हो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है कि डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए सरकार क्या करेगी? एफसीआई को बोलेगी कि आप थोड़ा सप्लाई बढ़ा दो, मतलब आप मार्केट में थोड़ा सा अनाज जो है रिलीज कर दो। उससे क्या होगा? उससे सप्लाई भी बढ़ जाएगा, डिमांड भी रहेगा, उससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में भी एफसीआई क्या करती है? अपने पास जो उसके पास बहुत सारा फूड ग्रेन स्टोर्ड है, ठीक है, उसको वो मार्केट में डालती रहती है। थर्ड चीज, इफ स्टेट्स वांट, ठीक है, ये आप ये वाला केस देख लो, इससे पहले कर्नाटका ने भी प्रोक्योर किया था, तो ये वाला देख लो कि क्या कहा है इसमें। इसमें क्या कहा है कि स्टेट्स कैन डायरेक्टली बाय, तो ये चीज मतलब स्टेट्स भी अगर चाहे तो एफसीआई से ले सकती है, उसके उनको दाम भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेन काम होता है इसका। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं एफसीआई से रिलेटेड, 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे एफसीआई से रिलेटेड न्यूज था द हिंदू का, अब वो हमने थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ा और इससे एक क्वेश्चन भी बन चुका है। मतलब पहले भी एफसीआई तो न्यूज में रहा ही होगा, और वहां से ऐसे इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व, इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक में आते हैं, कुछ करंट अफेयर्स में आते हैं, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? फूड मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? फूड मैनेजमेंट मतलब जनरली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो काम है उससे रिलेटेड पूछ रही है। ठीक है, तो पहला है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इज नॉट एन, ठीक है, नॉट लिखा हुआ है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्या नहीं है। तो अब देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, मैंने क्या बताया कि फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि नहीं, तो जी हाँ ये तो करती है, तो इसका काम है। ठीक है, फिर सेकंड है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है कि नहीं, तो मैंने ये भी बताया प्रोक्योर भी करती है। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक, ये भी मैंने आपको बताया कि बफर स्टॉक को मतलब अपने स्टोर हाउस में सब कुछ मेंटेन करके रखती है, मतलब उसको अपने स्टोर हाउस में संभाल के रखती है, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ है एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, तो ये कोई सेंस बना क्या? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी एक्सपोर्ट की बात करी गई थी कि देश के बाहर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो तो एक बफर स्टॉक मेंटेन कर रहा है कि अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गए तो हम यहाँ से स्टोर, जो हमने स्टोर कर रखा है, इसे हम मार्केट में रिलीज कर देंगे, या जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं वहां तक हम फूड ग्रेन पहुंचा देंगे पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, ये बातें करी गई है, पर एक्सपोर्ट की तो बात करी ही नहीं गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, याद हो गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया? क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मतलब यहां से भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखो बीपीएससी में आया हुआ था, 66 बीपीएससी प्रीलिम्स 2020। इजी लग रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी बॉडी होती है न्यूज में होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है स्टैटिक का आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? कौन सा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? ठीक है, द एफसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, ये चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है। The primary duty of FCI is to ensure the food security of India by procuring and distributing food grains, ये भी बताया था, प्रोक्योर करती है, बफर स्टॉक मेंटेन करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। ठीक है, तो ये भी सही है। FCI's operations are limited to the procurement and distribution of wheat and rice। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि सिर्फ wheat and rice को प्रोक्योर करती है, तो भाई ऐसा नहीं है, कभी कभी ज्वार बाजरा को भी कर लेती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में wheat and rice को करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि और किसी भी क्रॉप को नहीं करती है। जब भी गवर्नमेंट बोलेगी कि इस क्रॉप को प्रोक्योर करना है तो FCI उस क्रॉप को प्रोक्योर करेगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो कहां पे है फर्स्ट एंड सेकंड, ये रहा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी है। बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपसे छूटने नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये न्यूज में क्यों है? तो गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसा करके एक न्यूज है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि इस स्कीम से जो फायदे होने वाले थे लोगों को, वो फायदे तो हो रहे हैं, पर उसके चक्कर में हम लोग का फिजिकल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे रिलेटेड न्यूज है, यही कहा गया था। तो हो सकता है ये जो स्कीम चल रही थी इसे बंद कर दी जाए अगले साल तक, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसे स्टार्ट करने का फैसला कुछ ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट तो और ज्यादा हम लोग का बढ़ता ही जा रहा है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या? तो ये गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च किया, इसे लॉन्च किया था पहली बात तो 2015 में, और इसे लॉन्च इसलिए किया
क्योंकि जितने भी हमारे इंडिया में लोग हैं उनका क्या है कि जब भी कोई मैरिज होता है या फेस्टिवल होता है या दिवाली या जो भी, बहुत एक तो हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स हैं, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के गोल्ड भी मतलब खरीदते रहते हैं। जब गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड आता है बेसिकली बाहर से इंपोर्ट होता है, तो उसकी वजह से जब हम कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो हमें अपना कुछ फॉरेन करेंसी भी देना पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व से निकाल के देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट करे तो करे क्या? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो लोगों के पास इतना सारा गोल्ड है वो क्यों ना हम ले लें। तो इसको लेने का तरीका क्या होगा कि सरकार को भी फायदा रहे और लोगों को भी फायदा रहे, क्योंकि लोग इसलिए भी गोल्ड अपने पास रखते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े या कभी भी जैसे इन्फ्लेशन ये सब हो ताकि तो वो उससे बच सके, तो इसलिए भी लोग गोल्ड अपने पास रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम आपको एक टोकन देते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देते हैं। उसमें क्या होगा, वो सच का बॉन्ड तो नहीं है, तो बॉन्ड हम आपको देंगे, वही बॉन्ड आपको जाके अपने बैंक में जमा कर लेना है। अब उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे आपको फायदा यह होगा कि उसका जो भी दाम रहेगा, जो भी गोल्ड का दाम रहेगा वही उसका दाम भी रहेगा। मतलब जब भी आप उसको बेचेंगे तो आपको उतना ही दाम मिलेगा जितना एक गोल्ड का मिलता। तो आप सोचेंगे जब गोल्ड का और बॉन्ड का दाम सब कुछ बराबर ही है तो फिर भी हम गोल्ड ही क्यों ना लें, बॉन्ड क्यों लेंगे? तो गवर्नमेंट ने इसमें कहा कि आपको 2.5% का सेमी एनुअली, क्वेश्चन में आ सकता है एनुअली, तो इसमें ध्यान रखना है सेमी एनुअली आपको हम लोग इंटरेस्ट भी देंगे। मतलब हर 6 महीने बाद हम आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पब्लिक के लिए भी बहुत फायदेमंद वाली चीज़ है कि उनको एक तो गोल्ड का दाम का चीज़ मिल रही है, मतलब गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। बेसिकली गोल्ड किस लिए रख रहे हैं? ताकि जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो लोग उसको बेच दें। तो उनको तो गोल्ड की वैल्यू भी मिल रही है प्लस 2.5% का हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो लोगों के लिए भी फायदेमंद था। गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि उन्हें बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो फॉरेक्स रिजर्व बचे रहेंगे, फिजिकल डेफिसिट में वो लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में है कि हम लोग 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा हर 6 महीने बाद, मतलब सेमी एनुअली। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। इसमें और चीज क्या कही गई कि सेमी गोल्ड बॉन्ड में जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उस पर तो टैक्स लगेगा। मतलब जो इंटरेस्ट रेट पे टैक्स लगेगा पर जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जब आप उसको बेचेंगे तो उस पर जो टैक्स लगना था कैपिटल गेन टैक्स वो आप पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी एसजीपी पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, तो आंसर सही होगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि एसजीपी पे बिल्कुल भी कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो वो आंसर गलत होगा। नहीं, इंटरेस्ट रेट पे उसका टैक्स लगता है। जो 2.5% जो आप कमा रहे हैं उस पर आपका टैक्स लगेगा, पर जो आप कैपिटल गेन करेंगे मतलब जब उसको बेचेंगे आप, तो उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके से फायदेमंद वाली ही चीज़ है। ठीक है, इसमें और एक और चीज़ बात कही गई कि ये आप 8 साल के मैच्योरमेंट जब मैच्योर हो जाएगा तब आप इस गोल्ड बॉन्ड को बेच सकते हैं। उससे पहले भी बेच सकते हैं। उससे पहले कब? 5 साल के बाद आप प्री मैच्योर रिडेम्पशन कर सकते हैं। प्री मैच्योर रिडेम्पशन कर सकते हैं, मतलब प्री मैच्योरली आप इसको 5 साल के बाद निकाल सकते हैं और 8 साल में तो ये पूरा मैच्योर हो जाएगा। 8 साल के बाद आप इसे वैसे भी बेच सकते हैं और 5 साल बाद भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा प्री मैच्योर हो जाएगा। तो प्री मैच्योर रिडेम्पशन आप कर सकते हैं पर 5 साल के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते। मतलब 5 से 8 साल का पीरियड लेके चलिए। ठीक है, इसमें और क्या बात कही गई? इसमें और ये बात कही गई कि अगर लोग खरीदेंगे तो बैंक भी खरीद सकते हैं। अगर बैंक खरीदेंगे तो उनका फायदा क्या होगा कि वो इसे एसएलआर की तरह रख सकते हैं। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ठीक है, जिसने भी स्टैटिक किया है तो उसको इसके बारे में पता होगा, सीआरआर एसएलआर के बारे में। तो एसएलआर की तरह भी बैंक जो है इसे रख सकते हैं। और इसे कौन कौन खरीद सकता है? इसे जितने भी इंडिया के रेजिडेंट है वो सारे के सारे खरीद सकते हैं। इसमें जितने भी पीपल है वो खरीद सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खरीद सकती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ही सब और ट्रस्ट ये सब खरीद सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं और जितने भी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं ये मैक्सिमम 4 kg ऑफ गोल्ड तक खरीद सकते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट है ये मैक्सिमम 20 kg तक खरीद सकते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन आए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 20 kg तक गोल्ड खरीद सकती है, मतलब 20 kg ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो उसका आंसर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो सिर्फ 4 kg तक खरीद सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखनी है, हाँ, पीपल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यही मेन चीज़ है। इसके बारे में और आगे देखते हैं, एक बार इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। लॉन्च्ड इन 2015, ये मैंने बता दिया। इट इज
इट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यही मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड जो लोगों के पास पड़ा था, सरकार ने सोचा कि हम लोग ले लेते हैं और उसकी जगह हम उनको टोकन दे देंगे, उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, और हमें गोल्ड इंपोर्ट भी नहीं करना होगा, और ये गोल्ड को हम अपने फॉरेक्स में भी रख सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है, एसजीबीज वर ब्रॉट इन एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्टेलिंग गोल्ड इंपोर्ट्स एंड होल्डिंग्स। ठीक है, इससे गोल्ड इंपोर्ट ना करना पड़े, इसमें भी लोगों को मदद मिली। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये सारी चीजें इसके बारे में याद रखनी है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाँ, और ये भी देखना हमें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, कौन कौन हमें बेच सकता है। ठीक है, पहली बात तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसे इशू कौन करता है, हमें ये ध्यान रखना है। इसे इशू करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कौन इशू करता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और ये कहाँ से मिलेगा आपको? शेड्यूल कमर्शियल बैंक से मिल जाएगा, बट इसमें आपको आरआरबी से नहीं मिलेगा, रीजनल रूरल बैंक से नहीं मिलेगा, और आरआरबी से नहीं मिलेगा, और पेमेंट बैंक से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, रीजनल रूरल बैंक और पेमेंट बैंक से आपको नहीं मिलेगा। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसमें मिल जाएगा, और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से मिल जाएगा, सीसीआईएल से मिल जाएगा, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी मिल जाएगा। तो ये चीज आप ऊपर से याद रख लो, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया तो बीपीएससी में भी आ सकता है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो सकता है जो सरकार है उसे खत्म कर दे, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकता है बीपीएससी में आ जाए। और ऐसे भी देखा गया है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ साल बाद बीपीएससी में भी आ ही जाते हैं उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, इसका पर्पस क्या था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का? इसका पर्पस था टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउस होल्ड इनटू द इकोनॉमी। मतलब जो इंडियन हाउस होल्ड के पास जो गोल्ड इतना सारा पड़ा हुआ है उसे इकोनॉमी में लाने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। सेकंड है, टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। अब इस पॉइंट को देखो कि प्रमोट करना है गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर में एफडीआई, तो कुछ समझ में आया? ऐसा कुछ मैंने बोला है कि एफडीआई से रिलेटेड कहां से लिंक हो गया ये? इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? ठीक है, एफडीआई कैसे आएगी इससे? ठीक है, तो एफडीआई का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। क्या गोल्ड इंपोर्ट्स की डिपेंडेंस हमें कम करनी थी? तो हाँ जी करनी थी, क्योंकि बाहर से आ रहा था और इसमें हमारा बहुत ज्यादा फॉरेक्स भी खर्च हो जा रहा था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या क्या है? ए एंड सी। ठीक है, आप याद रखेंगे। एसजीबी के बारे में एक और चीज याद रखेंगे जो मेरे को भी याद आई, कि आप इसे 1 ग्राम से कम का नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो मिनिमम आपको 1 ग्राम तो खरीदना ही होगा। मैक्सिमम एक पर्सन सिर्फ 4 केजी खरीद सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी 4 केजी खरीद सकते हैं, और जो भी ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है वो मैक्सिमम 20 केजी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बैंक्स भी खरीद सकते हैं, वो उसे एसएलआर की तरह रख सकते हैं। हाँ, और अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो इसको खरीदता है तो उसे सारे काम कर सकता है जो ये गोल्ड से कर सकता है। मतलब वो इसको बेच भी सकता है कहीं पे, मतलब किसी और को भी दे सकता है, प्लस ये क्या कर सकता है, इसको एज अ कोलेटरल भी रख सकता है। मतलब ये जब इसको कहीं पे लोन लेना हो तो एज अ कोलेटरल भी रख सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू एकदम गोल्ड के बराबर है। मतलब एक पर्सन गोल्ड के साथ जो चीजें कर सकता है वो सारी इसके साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब कोलेटरल भी रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने डाला है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज आर करेक्ट। ठीक है, द एसजीबी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द परचेजिंग फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा है आप ये खरीद लो, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये चीज सही है, ये मैंडेटरी नहीं है, एक अल्टरनेटिव दे दिया कि आप खरीद लोगे तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आपको 2.5% का एक इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। सेकंड है, द बॉन्ड्स आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड क्या है, एसजीबीज आर परचेज बाय इंडिविजुअल ट्रस्ट यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये भी सही है, मैंने बताया था आपको, तो थर्ड भी सही है। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। कर लोगे? इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ चुका है, ये भी कर लोगे। बीपीएससी यूपीएससी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। एक है पीएमआई, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया पर ये न्यूज में बना रहता है। ठीक है, ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये क्या है? ये है पीएमआई से रिलेटेड है। पीएमआई है क्या? पीएमआई एक परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स है। क्या है? परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स। पहला कीवर्ड तो आपको ये याद रखना है, परसेप्शन बेस्ड कैसे? मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिक हैं, ठीक है, फाउंडर है, सीईओज हैं, और भी जो बड़े बड़े पद पे हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है पिछले महीने के मुकाबले। तो अगर वो कुछ अच्छा बताते हैं, ठीक है,
या बुरा बताते हैं तो उनको नोट डाउन कर लिया जाता है। तो ये पूरा एक सर्वे होता है और उस सर्वे को हर एक महीने रिलीज करा जाता है और उसमें बताते हैं, उसमें 100 स्केल होते हैं 0 से लेके 100 तक। अगर 50% से ज़्यादा अंक आते हैं उसके, तो यह माना जाता है कि इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, मतलब इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, ये एक्सपेंड हो रहा है, जितना ज़्यादा पॉइंट्स होंगे मतलब उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपेंड हो रहा है। और अगर 50 से कम पॉइंट आता है स्केल में, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी जो है वो सिकुड़ती जा रही है, मतलब इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। ये कौन बताता है? ये CEO फाउंडर ये सब बताते हैं। अब ये एग्जैक्ट सही है कि नहीं है ये नहीं पता, बट एक परसेप्शन क्या है चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जो पहले से उस इंडस्ट्री में लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी निकलता है, सर्विस सेक्टर का भी, अलग अलग सेक्टर का PMI निकलता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि सर्विसेज PMI इन इंडिया इंक्रीज टू 61.10 पॉइंट्स इन जुलाई। जून में इतना था, मतलब दोनों ही 50 से ऊपर है, मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और जुलाई में तो जून से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बेसिकली ये चीज़ है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको सामने लिख दिया है कि कैसे देखा जाता है, कैसे हर महीने PMI निकाला जाता है। ठीक है, तो PMI के बारे में एक कीवर्ड याद रख लो, परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, और कुछ नहीं। और 0 से लेकर 100 तक स्केल होता है, उसमें 50 से ज़्यादा है तो मतलब इकोनॉमी आपकी अच्छी, 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2024। ये एक लिस्ट है। ये लिस्ट कौन निकालती है? ये निकालती है टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन का कवर पिक्चर भी बहुत हमेशा चर्चा में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी उस पर पिक्चर आई थी, उससे पहले उस पर इंदिरा गांधी की भी पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही बस इन लोगों का मैगजीन का रहता है। ठीक है, कोई जो पॉपुलर मैगजीन होता है उस पर मतलब कवर पे भी छप जाती है, तो बहुत सारी न्यूज़ छपती रहती है उसके बारे में। तो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस जो है ये कौन निकालता है? ये टाइम्स मैगजीन निकालता है और इसमें 100 जगह को लिस्ट करा जाता है जो कि पॉपुलर है। ठीक है, जो कि अच्छी है, फ्रेश है। ठीक है, उन सब और एक्साइटिंग जो जगह है उनको लिस्ट कराया जाता है। तो देख लेते हैं, इंडिया के 3 प्लेसेस आए हैं उसमें 100 की लिस्ट में। 3 प्लेसेस कौन कौन से हैं? एक तो है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? ये एक चिल्ड्रंस का म्यूजियम है। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, एक तो मुंबई हो गया। सेकंड इज मनम चॉकलेट। मनम चॉकलेट हैदराबाद में एक फैक्ट्री है। और थर्ड इज नार और रेस्टोरेंट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक रेस्टोरेंट है नार। तो ये तीन चीज़ है। अगर नाम आएंगे आप करेक्ट कर लोगे। 4 अलग अलग ऑप्शंस होंगे, 3 हो सकता है ये हो और एक अलग हो। तो एक अलग हो उसको आप बोल दोगे कि नहीं भाई ये तो नहीं था, ये 3 थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनकी मैंने पिक्चर भी डाल दी है, पिक्चर्स देख लो। ठीक है, ये क्या है? चिल्ड्रंस का म्यूजियम है। सेकेंड ये मनम चॉकलेट है और ये नार, ये रेस्टोरेंट है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ये याद रखेंगे। सेकंड, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम नेशनल न्यूज़ देख रहे थे, पहले स्कीम देखी, फिर बिहार न्यूज़, फिर नेशनल न्यूज़। अब इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या देखते हैं? इसमें प्रिजनर स्वैप की बात हो रही है, मतलब प्रिजनर का स्वैप हुआ है, जो प्रिजनर्स है उनको स्वैप करा जा रहा है वेस्ट और रशिया के बीच में। तो बहुत सारी कंट्रीज़ का ऐसा वैसा कुछ हुआ है, मतलब स्वैप करे जा रहे हैं प्रिजनर्स को। तो ये बेसिकली एक बार बस इसको देखते हुए आगे चलो, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, पूरा आर्टिकल में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी काम करनी है। सेकंड इंटरनेशनल न्यूज़ है वियतनाम से रिलेटेड। ठीक है, अब वियतनाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसकी मैं लोकेशन बताऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आ चुके हैं उससे भी मैं आपको लिंक करके बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आते हैं, आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में है, वियतनामीज PM बाय हिज साइड मोदी टेक्स डिग एट चाइना, वी डोंट सपोर्ट एक्सपेंशनिज्म। मतलब एक तरीके से तंज कस दिया मोदी जी ने। अभी वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आ रखे थे, तो राष्ट्रपति भवन में फिर इन लोगों की मुलाकात भी हुई। तो उसी बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तंज कस दिया कि वी आर नॉट एक्सपेंशनरी पावर। ठीक है, मतलब 2 टाइप की पावर होती है, एक तो एक्सपेंशनरी होती है। ठीक है, वो क्या होता है? जैसे चाइना और रशिया हो गया। ठीक है, चाइना रशिया क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंशन करते रहते हैं। तो ऐसे ही मोदी जी ने है तंज कस दिया है, हम लोग एक्सपेंशनरी पावर नहीं है। इवन USA को भी एक्सपेंशनरी पावर नहीं माना जाता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, न्यूज़ क्या देख लेते हैं। वियतनाम के बारे में, वियतनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बेसिक चीज़ जान लो कि उसका जो कैपिटल है वो क्या है? हनोई, और उसकी करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। ठीक है, इतना आपने सीख लिया। अब आगे एक बार देख लेते हैं वियतनाम से रिलेटेड इंडिया और वियतनाम से का रिलेशंस। ठीक है, इंडिया का और वियतनाम का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा चल रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज है, हमारा अभी उनके साथ रिलेशन अच्छा चल रहा है, पहले से ज़्यादा बेहतर है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो चाइना ने बहुत ज़्यादा उस एरिया में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी। जितने भी कंट्रीज़ है उन सबका लगभग बॉर्डर साउथ चाइना सी के साथ लगता ही है। तो उसकी वजह से उन्होंने चाइना ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो उस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है जो चाइना के सामने खड़ी हो सकती है, वो है हमारी इंडिया। ठीक है, वो है हमारा प्यारा भारत। तो इसलिए भी इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। कुछ महीनों बाद अगर आप ये सुनो कि वियतनाम से कुछ बड़ा ऑर्डर आ रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट का, तो अभी हैरान मत होना, क्योंकि इंडिया और वियतनाम के रिलेशन अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। फिलीपींस को भी अभी हमने कुछ दिन पहले ही
ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया ना, ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस रशिया और चाइना ने मिलकर बनाया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया ब्रह्मोस। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसको दी है, हमने फिलीपींस को दिया है। अब देखो ब्रह्मोस, चाइना और रशिया अभी फ्रेंड बन रहे हैं, पर जो ब्रह्मोस है वो रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई है, और रशिया ने हाँ भी कर दिया होगा क्योंकि रशिया की भी तो परमिशन ली ही होगी, ठीक है, कि उनकी भी तो सहमति ली होगी, और रशिया ने भी हाँ कर दिया कि हाँ भाई आप दे दो फिलीपींस को, और फिलीपींस जो है वो चाइना के अगेंस्ट में, समझ रहे हो मतलब जियो पॉलिटिक्स कैसे होती है। तो यही है इंडिया वियतनाम रिलेशंस। आईएनएस कृपान अभी हमने गिफ्ट किया है वियतनामी को, ठीक है, वियतनाम को हमने क्या किया, आईएनएस कृपान, ठीक है। तो आईएनएस कृपान के बारे में हम थोड़ा याद रखेंगे। आईएनएस कृपान अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक इंडियन नेवल शिप गिफ्ट करी गई है, तो कौन से कंट्री को गिफ्ट करी गई है, वो करी गई है वियतनाम को। तो मैं बता दूं कि वो गिफ्ट तो क्या है, अभी मैं आपको लोकेशन से आपको सब समझ में आ जाएगा कि गिफ्ट क्यों करा गया है, ठीक है। तो आईएनएस कृपान के बारे में देख लेते हैं कि ये खुखरी क्लास वॉरशिप है, ठीक है, ये स्मॉल वॉरशिप है, ठीक है, खुखरी क्लास वॉरशिप है, और इसे 1991 में कमीशन करा गया था इंडियन नेवी में, और अब इसे डीकमीशन करके हमने वियतनामीज फ्रेंड को दे दिया कि भाई आप लोग यूज करो। अब उसका क्या यूज होगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर इंडिया के बारे में और देख लेते, ये इंडिया और वियतनाम के बारे में और देख लेते हैं कि इंडिया स्टूड बाय वियतनाम अपोजिंग यूएस इंटरवेंशन। यूएस इंटरवेंशन मतलब जब यूएस और वियतनाम की वॉर चल रही थी, यूएस ने इंटरवेंशन कर दिया था वियतनाम में, ठीक है। जैसे अभी बहुत ज्ञान देता रहता है यूएसए, तो ये पहले बहुत अलग अलग टाइप का काम कर चुका है। इसकी हिस्ट्री देखोगे तो इसने 1955 से लेके 1972 से 1975 मतलब 1975 मतलब 20 सालों तक इन लोगों का वॉर चला था यूएसए एंड वियतनाम का। 1965 में तो यूएसए के मरीन्स भी वियतनाम में डायरेक्टली घुस गए थे, ठीक है। ये कोल्ड वॉर का सबसे भयंकर युद्ध में से एक था, ठीक है। तो जब ये सब हो रहा था तो जो इंडिया था वो वियतनाम के साइड खड़ा था, ऑब्वियसली वर्बली खड़ा था, क्योंकि हम मिलिट्री किसी भी कंट्री को ऐसे सपोर्ट नहीं करते, हम लोग वर्बली ही उनको एक एज अ मोरली हम उनको सपोर्ट कर रहे थे वियतनाम को, हम यूएस के साइड नहीं थे। इससे यूएस हमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता भी था, ठीक है। 1992 में हमारी एक्सटेंसिव इकोनॉमिक टाइज बढ़ी, ठीक है। 2007 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ी, ठीक है। अब मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ, बस आप इतना याद रखो, 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमारी जो पार्टनरशिप है वो एलिवेट हो चुकी है, 2017 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, ठीक है। तो मैं आपको लोकेशन थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद मैं उस वाली न्यूज़ पे जाऊँगा। तो चलो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, जो वियतनाम है वो इंडिया का 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जो इंडिया है वो वियतनाम का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और इससे भी हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उतना हम एक्सपोर्ट नहीं करते जितना हम उससे इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। मतलब आप जब भी देखोगे ना, ज़्यादातर कंट्री के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में ही है, हम कम एक्सपोर्ट करते हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो वियतनाम के साथ भी वही केस है कि हम लोग ज़्यादा उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उतना एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे बिजनेस अभी उस टाइप का उतना बड़ा हुआ ही नहीं कि हम लोग किसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, हम लोग सरप्लस में जाएं, ठीक है। तो एक बार मैंने पूरा ट्रेड का रिलेशन का पूरा बता दिया है, एक ट्रेंड बता दिया है कि देखो हमारा ये ग्रीन वाला क्या है, टोटल ट्रेड, ये तो हमारा बढ़ता ही जा रहा है, बड़ा है, ठीक है। रेड वाला क्या है, हमारा एक्सपोर्ट, देखो ये पहले के साथ घटा है, ये 2015 से लेके 2024 तक का मैं आपको बता रहा हूँ। ये मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बीच में बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ के फिर घट रहा है, ठीक है। और फिर इनका देख लो, इनका 2015 से कितना नीचे था। येलो वाला क्या है, येलो वाला इंपोर्ट है, इंपोर्ट हम लोग का बढ़ता जा रहा है, और हम लोग का एक्सपोर्ट रेड वाला घटता जा रहा है। और ग्रीन वाला क्या है, टोटल ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है। मतलब अब हम लोग उनको एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम डेफिसिट में, ज़्यादातर कंट्री के साथ हम डेफिसिट में ही है, बहुत कम कंट्रीज के साथ हम सरप्लस में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। आपने पूरा ट्रेंड देख लिया, अब आपको समझ में आएगा कि इंडिया ने वियतनाम को क्यों गिफ्ट किया। वो इसलिए गिफ्ट किया क्योंकि जो चाइना है, ये रहा चाइना, ठीक है। चाइना की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के ऊपर साउथ चाइना सी के ऊपर क्या है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ईस्ट चाइना सी, बहुत सारे लोगों को ईस्ट चाइना सी के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। ईस्ट चाइना सी के ऊपर क्या है, येलो सी। और यहाँ पे बहुत सारी चाइनास की 4 रिवर आती है, उन चारों रिवर का आप नाम लिखेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, ठीक है। तो ये है चाइना, ये है वियतनाम। अब चाइना पूरे साउथ चाइना सी पे ही अपना हक बोलता है कि इस पे पूरा मेरा हक है, ये पूरा मेरा ही है, ठीक है, ये मेरा बैकयार्ड है, ठीक है। तो वियतनाम को इससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी अब वियतनाम इंडिया की तरफ देखता है, क्योंकि इंडिया ही एक अकेली ऐसी पावर है जो चाइना के सामने भिड़ सकती है। क्योंकि यूएसए तो बहुत दूर है, अब यूएसए कहाँ वहां से आएगा यहाँ पे लड़ने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी यूएसए की हालत देख ली, यूक्रेन में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में भी देख ली, अफगानिस्तान में कैसे अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं। तो यूएसए पे विश्वास नहीं
नहीं करा जा सकता है। इवन जापान और फिलीपींस भी डरे हुए हैं, जिनके साथ जो कि यूएसए के अलाई हैं। तो ये वियतनाम क्या चीज़ है, ठीक है। तो वियतनाम इसलिए भी डरता है, तो वो इंडिया की तरफ देखता है, तो इंडिया और वियतनाम का रिलेशन इसलिए भी अच्छा होता जा रहा है। फिर चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, मतलब उनको मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट्स देता रहता है। तो इंडिया ने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब वियतनाम को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनको हमने वॉरशिप दे दी, ठीक है। कुछ दिन बाद आप देखना कि कोई बड़ी डील भी हो जाए इंडिया और वियतनाम के बीच में, ठीक है। फिलीपींस को भी हमने आर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप पूरी जियोपॉलिटिक्स समझ गए कि चाइना जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो हम लोगों ने भी चाइना को परेशान करने के लिए वियतनाम और फिलीपींस को आर्म करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। यह है गल्फ ऑफ टोंकिन, ठीक है। यह है सुलूसी, इसके नीचे होगा सेलिबिस आइलैंड, ठीक है। यह है फिलीपींस की कैपिटल मनीला, और यह इसका लुजोन आइलैंड। तो क्वेश्चन आएगा लुजोन आइलैंड किससे रिलेटेड है, तो फिलीपींस से रिलेटेड है। यह है ताइवान, इसे कहते हैं फॉर्मोसा स्टेट या ताइवान स्टेट। क्या है, फॉर्मोसा स्टेट और ताइवान स्टेट, ये है लुजोन स्टेट। ये पूरा आपको समझ में आ गया। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी। एक और चीज जान लो, एक रिवर है मेकोंग गंगा रिवर, ठीक है। मेकोंग रिवर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे निकलते हुए, लाओस से होते हुए, कंबोडिया से होते हुए यहाँ पे वियतनाम में घुसती है, और वियतनाम से होते हुए वो साउथ चाइना सी में निकल जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक दो चीज और बता देता हूँ आपको। मेकोंग के बारे में समझ में आ गया कि मेकोंग सी का माउथ कहाँ पे है। मेकोंग जो रिवर है उसका माउथ कहाँ पे है, उसका माउथ है साउथ चाइना सी में, और वो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया वियतनाम के बारे में एक और चीज़ आप ध्यान रख लो कि दोनों ही, वियतनाम आसियान का पार्ट है। वियतनाम किसका पार्ट है, आसियान का पार्ट है, और आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रखा है, ठीक है। और आसियान के बारे में पहले वाले शायद फर्स्ट अगस्त को जो लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है। आसियान के बारे में क्या रखा है, आसियान के बारे में है कि 1967 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, और ये कौन से बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद इसे एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये चीज़ तो आपको ध्यान होगी, ठीक है। एक और चीज़ आप देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। आसियान, हाँ, आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन है। कब आया था, 2007-8 में आया था। आसियान से रिलेटेड क्या है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है, इसमें आसियान की फुल फॉर्म पूछिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बता चुका हूँ। पहले जो मेरी परसों की जो क्लास है वो भी देख लो, उसमें भी मैंने बता रखा है। तो उसमें क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आसियान कब है, आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये कब, 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये क्या है, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद इसे स्टैब्लिश करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। अब देख लो, इंडिया और वियतनाम के बीच का रिलेशन एक मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन से भी है। क्या है, मेकोंग, अभी मैं भूल गया था इसे बताना, स्लाइड में मैं लिखना भूल गया। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में कितनी कंट्रीज है, इसमें 6 कंट्रीज है। 6 कंट्रीज कौन कौन सी है अभी आपको मैं मैप में बता देता हूँ। पर इसको लॉन्च कब करे थे हमने, इसको लॉन्च करा था हमने 2000 में। कहाँ पे किया था, लाओस में। लाओस के कैपिटल वियंतियन, ठीक है। लाओस के कैपिटल वियंतियन में हमने वियंतियन लिख देता हूं मैं, वियंतियन में हमने मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन को लॉन्च किया था 2000 में, लाओस में किया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कब आया है, 66 बीपीएससी में आ रखा है 2020 में। क्वेश्चन है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन वाज लॉन्च्ड इन 2008। कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था वियंतियन कैपिटल में। कैपिटल किसकी है, लाओस की। तो वियंतियन नहीं है तो यहाँ पे लाओस लगा दोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही न्यूज में सारे टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं, ठीक है। उसको आप स्टैटिक से हम लोग लिंक करेंगे, और लिंक करके हम देखेंगे तो उसी स्टैटिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक का पार्ट अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है, उसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, तो उसमें आपको वही चीजें ज्यादा पढ़नी होती है जो कि करंट अफेयर्स में आ रही है, ठीक है। उसी में से क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, इस चीज को, इस पैटर्न को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। अब पिछले साल के पेपर देख लो, जैसे सीसीआई के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आ रखा है क्वेश्चन। तो एक्चुअली उस टाइम ये न्यूज जो था वो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था। ये सब टॉपिक्स थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ये सब बहुत न्यूज में थे। तो उसी से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो वो स्टैटिक का पार्ट बन गया। तो वो सोच रहे होंगे कि स्टैटिक में आया, करंट में नहीं आया। तो नहीं भाई, वो स्टैटिक का पार्ट है, पर वो करंट से ही तो आया ना, क्योंकि करंट में तो वही सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। आगे स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में स्वप्निल कुशल, ठीक है, इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ये भी किस में जीता है, इन्होंने जीता है एयरगन में, ठीक है। ये 50 मीटर एयरगन में जीता है। इससे पहले किसने जीता था, इससे पहले जीता था
मनु मनु भकेर ने और शुभदीप ने जीता था। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था, इसने 50 मीटर एयर राइफल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो अभी तक हमारे पास 3 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। अभी हम दूसरी कंट्री से बहुत पीछे हैं, बट फिर भी हमारे पास 3 मेडल है, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बार ये भी देख लो। ये बिलोंग करते हैं कम्बलवड़ी विलेज, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है। कम्बलवड़ी से बिलोंग करते हैं, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में, ठीक है। सो स्वप्निल कुसेल, ये इनकी फोटो है और ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स में। तो याद रहेगा स्वप्निल कुसेल का कनेक्शन किससे है, किस चीज़ से है, तो याद रहेंगे कि ये भी एक शूटर है। ये एयर 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर है निखत जरीन, ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। अभी ओलंपिक्स में इन्होंने अच्छा परफॉर्म ये नहीं कर रही है, पर फिर भी अगर निखत जरीन को आए कि इनका कनेक्शन किससे है, तो अब याद रखोगे ये एक बॉक्सर है। कौन है, ये है एक बॉक्सर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, साधना सक्सेना नायर। ये अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, किस चीज़ पे हुई है, ये बनी है, ये बन गई है डीजी मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्मी की, ठीक है। मेडिकल सर्विसेज की है, डीजी डायरेक्टर जनरल बन गई है साधना सक्सेना नायर। तो ये भाई ये तो देखो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो कुछ चीज़ें जो याद करनी होती है तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो साधना सक्सेना नायर अब क्या है, ये डीजी है मेडिकल सर्विसेज की। निखत जरीन बॉक्सर है और स्वप्निल कुसेल एक शूटर है, ठीक है। ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी मनु भकेर जो है वो फाइनल्स में पहुंच गई है, तो हो सकता है हम उनको पूरी पूरी शुभकामनाएं देंगे कि वो फिर से एक और मेडल जीत लें। तो इसी के साथ सारे स्लाइड्स हमने कंप्लीट कर दिए। सो थैंक यू सो मच।